Hello students, my name is Archana Garg and today topic is about bone marrow transplantation. So what is bone marrow transplantation? It is the procedure in which we transplant the marrow of the bone. Why we transplant bone marrow? When there is any affected cells, the stem cells which are affected or which are cancerous. जो stem cells affected होंगे या cancerous होंगे उनको हम निकाल के उनके बदले में हेल्दी सेल्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और BMT. देयर आर सम अदर नेम्स ऑल्सो. द अदर नेम इज़ हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन और वी कैन से HSCT, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. और वन मोर अदर नेम इज़ पेरिफेरल ब्लड सेल transplantation, PBSCT, peripheral blood stem cell transplantation, or simply we can say bone marrow transplantation. Why we do this? To replace affected stem cells. जो affected stem cells होंगे या फिर cancerous stem cells होंगे उनको हम replace करते हैं किसके साथ? healthy stem cells के साथ. affected stem cells को replace करेंगे हम healthy stem cells के साथ. So what are the indications? Why we do this? हम bone marrow transplantation क्यों करते हैं? causes क्या हैं इसके? So the first main cause है leukemia. It can be acute or it can be chronic. Leukemia is also called blood cancer जिसे हम कह सकते हैं. So blood cancer के केस में क्या होता है? जो stem cells होंगे वो affect होंगे. stem cells होते कौन से हैं? stem cells जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं. stem cells होते हैं blood producing cells. blood producing cells जो blood बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? WBCs, RBCs and platelets. जो कि WBCs बनाते हैं, RBCs और प्लेटलेट्स. हमारी जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेम सेल्स होंगे जो कि आगे चल के WBC, RBCs और प्लेटलेट्स को बनाते हैं और बना के उसको रिलीज़ कर देते हैं ब्लड में. सो जिससे जो है हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है. सो अगर उस केस में अगर कोई स्टेम सेल इफेक्ट हो रहे हैं उस केस में ब्लड बनेंगे नहीं. ठीक है, ब्लड नहीं बनेंगे तो पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा. ठीक है, इस कंडीशन को हम एप्लास्टिक अनीमिया भी बोलते हैं. जब स्टेम सेल्स अफेक्ट होते हैं उसके कारण ब्लड सेल्स नहीं बन पाते हैं. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एप्लास्टिक अनीमिया. नेक्स्ट इज़ बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम. अगर बोन मैरो बन ही नहीं पा रहा है या बहुत कम बन रहा है उस केस में भी क्या होगा? स्टेम सेल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे. नेक्स्ट इज़ मल्टीपल माइलोमा. What is multiple myeloma? Multiple myeloma is a condition जिसमें स्टेम सेल्स अफेक्ट होंगे. नेक्स्ट इज़ न्यूरोब्लास्टोमा. न्यूरोब्लास्टोमा में क्या होता है? इसमें भी स्टेम सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं. सो इट इज़ नेसेसरी जो पेशेंट्स हाई डोज कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं. कीमोथेरेपी किसकी चलेगी? जिनको कैंसर है. अगर उनको बहुत ज़्यादा हाई डोज की कीमोथेरेपी चल रही है तो उस वजह से क्या होगा? उनके स्टेम सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे. या फिर अगर किसी को होल बॉडी रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो उस केस में भी कीमोथेरेपी और होल बॉडी रेडिएशन की थेरेपी दोनों ही केसेस में स्टेम सेल्स जो है डिस्ट्रॉय होना शुरू होंगे. अगर स्टेम सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो पेशेंट कैन डाई. विदाउट ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट कैन डाई. पेशेंट मर सकता है उस कंडीशन में. तो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो एक नेसेसरी कंडीशन बन जाती है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डोनर स्टेम सेल्स. जो डोनर स्टेम सेल्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? फर्स्ट इज एलोजेनिक. एलोजेनिक हम इसके ना याद रख सकते हैं एक वर्ड से, अलग. अलग मीन्स एलो. एलो जीन, अलग जीन. यानी जब पेशेंट के कोई फ्रेंड्स से हम टिश्यू मैच कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सिबलिंग्स से टिश्यू मैच कर रहे हैं, या फिर हम पेरेंट्स के साथ टिश्यू मैच करके देख रहे हैं, अगर तो हमारे जीन्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे एलो जीन्स. जब हम जो स्टेम सेल्स हैं वो किसी और पर्सन से, अलग इंसान से ले रहे हैं. नेक्स्ट इज सेनेजीन्स. सेनेजीन्स क्या होगा? जब हम
आइडेंटिकल ट्विन से ले रहे हैं स्टेम सेल, ठीक है, किसी आइडेंटिकल ट्विन से हम स्टेम सेल्स लेंगे, कोई उसका जुड़वा भाई है, जुड़वा बहन है, उससे स्टेम सेल्स ले रहे हैं, दैट इज सिनर्जेनिक, यानी जिसको हम किससे याद रखेंगे, सेम पर्सन से ले रहे हैं, यानी आइडेंटिकल ट्विन से। ऑटोलोगस, ऑटो को हम किससे याद रखेंगे, ऑटो मीन्स ऑन, जब हम पेशेंट के ही स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। पेशेंट के स्टेम सेल कैसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हम, ये हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे। पेशेंट के खुद के स्टेम सेल जो है अगर हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है। सो 3 तरह के होते हैं, एलोजेनिक अगर हम किसी अनदर पर्सन से ले रहे हैं लाइक फ्रेंड्स, पेरेंट्स और रिलेटिव्स, सिनेजेनिक अगर हम किसी ट्विंस से ले रहे हैं, ऑटोजेनिक अगर पेशेंट के खुद के हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज एफेरेसिस डोनर। एफेरेसिस हमने क्यों वर्ड यूज़ करा है, बिकॉज द होल प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एफेरेसिस और ल्यूकाफेरेसिस। The whole process, the harvesting process is also called apheresis and leukapheresis, और जो मशीन हम इसके लिए यूज़ करेंगे that is called apheresis machine, ठीक है। और जिस पर्सन से हम या जिस पेशेंट से हम ब्लड निकाल रहे हैं वो होगा एफेरेसिस डोनर, ठीक है। हमने एक आईवी लाइन लगानी है राइट हैंड में और एक आईवी लाइन लगानी है लेफ्ट हैंड में, ठीक है। एक आईवी लाइन से तो हमारा जो ब्लड है वो ड्रॉन हो रहा है, निकल रहा है, और निकल के कहाँ जा रहा है, ये फर्स्ट स्टेप आ गया कि हमने ब्लड इज ड्रॉन, ब्लड को निकालना है। नेक्स्ट स्टेप आ गया ब्लड सेपरेटेड इनटू ब्लड कंपोनेंट्स बाय सेंट्रीफ्यूज। एक सेंट्रीफ्यूज के तरीके से, सेंट्रीफ्यूज में उसको घुमाते हैं ना मशीन में, ब्लड को बहुत फास्टली घुमाते हैं ताकि उसके जो सभी कंपोनेंट्स है वो अलग हो जाए। तो ब्लड के कंपोनेंट्स हम अलग करेंगे जो कि इस मशीन के अंदर होगा, जिसको हम एफेरेसिस मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नीडेड कंपोनेंट्स कलेक्टेड इनटू बैग्स। हमने ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स कर लिए, जो कंपोनेंट हमें चाहिए है उस कंपोनेंट को हमने अलग कर लिया। ये बैग्स हैं, एक में हमने आरबीसी निकाल लिए, एक में हमने डब्ल्यूबीसी निकाल लिए और एक में प्लेटलेट्स निकाल लिए, या जो भी हमें कंपोनेंट चाहिए वो हमने अलग कर लिए, ठीक है। और बाकी जो बचता होगा होल ब्लड, जितना भी रिमेनिंग ब्लड है, अनयूज्ड कंपोनेंट रिटर्न टू डोनर। जितना भी ब्लड कंपोनेंट हमने निकालने थे उसमें से निकाल के जो अभी हमें नहीं चाहिए वो अनयूज्ड कंपोनेंट हम वापस से डोनर के अंदर भेज देंगे। तो ये होल प्रोसेस है। या फिर ये तो एक एलोगस एंड ऑटोलोगस का प्रोसेस हो गया जिसमें हम खुद के ही स्टेम सेल यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने खुद के स्टेम सेल्स नहीं यूज़ करने, हम उस जो हमने ब्लड कंपोनेंट्स अलग करे हैं उनको हम फ्रीज़ कर लेंगे फॉर लेटर यूज़, ठीक है। फ्रीज़ करेंगे लेटर यूज़ के लिए और फिर वापस से हम उसमें इंजेक्ट कर देंगे जब हमने इंजेक्ट करने होंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एफेरेसिस और ल्यूकाफेरेसिस। और द प्रोसीजर स्टेप 1 इज कॉल्ड हार्वेस्ट। नेक्स्ट स्टेप है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है, टू प्रिपेयर फॉर ट्रांसप्लांटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने पेशेंट से जिस पेशेंट में हमने ट्रांसप्लांट करनी है स्टेम सेल, उस पेशेंट में कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। उस पेशेंट को किस तरह से हमने तैयार करना है फॉर ट्रांसप्लांटेशन ताकि रिजेक्शन के चांसेस ना हो। सो फर्स्ट स्टेप इसमें या फर्स्ट जो थिंग है, इसेंशियल थिंग, वो है प्रोवाइड स्टेट ऑफ इम्यूनोसुप्रेसेंट। पेशेंट को हमने इम्यूनोसुप्रेसेंट्स देने हैं। इम्यूनोसुप्रेसेंट्स क्यों देने हैं, ताकि उसकी खुद की इम्यूनिटी जो है वो फ़ौरन जो हम बाहर से स्टेम सेल्स डालेंगे उसके अगेंस्ट जो है उसको रिजेक्ट ना कर दे, उसके अगेंस्ट एक्शन करके उसे रिजेक्ट ना करे। तो इम्यूनोसुप्रेसेंट्स देंगे। इम्यूनोसुप्रेसेंट कंडीशन में ही हम स्टेम सेल जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सेकेंड है इरेडिकेट ऑल मैलिग्नेंट सेल्स। जितने भी कैंसरस सेल्स होंगे उन सबको हमने रिमूव करना है। ऑल मैलिग्नेंट सेल्स को हमने रिमूव करना है। सभी कैंसर सेल को पेशेंट की बॉडी में से हटाना है ताकि हम उसकी बॉडी को तैयार कर सके न्यू स्टेम सेल्स के लिए। सो इरेडिकेट ऑल मैलिग्नेंट सेल्स। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट स्पेस इन बोन मैरो फॉर
न्यू मैरो। हमने जो बोन मैरो जिसमें से निकाला था ट्रांसप्लांट करने के लिए स्टेम सेल, वहाँ पे नए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने के लिए स्पेस बनानी है। नए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने के लिए हमने स्पेस क्रिएट करनी है सो दैट न्यू स्टेम्स हम वहाँ पे इंजेक्ट कर सके। ठीक है, तो एक तो पेशेंट इम्यूनोसुप्रेसेंट होना चाहिए ताकि उसकी खुद की इम्यूनिटी फाइट ना करे अगेंस्ट फॉरेन स्टेम सेल्स। दूसरा है सारे ही मैलिग्नेंट सेल्स को हमने उसके बॉडी में से रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है? बाय कीमोथेरेपी और बाय रेडिएशन थेरेपी। जितने भी हम स्टेम सेल्स जो अफेक्टेड होंगे या कैंसरस होंगे उनको हम रिमूव करेंगे बाय हाई डोज कीमोथेरेपी और वी कैन से रेडिएशन थेरेपी उससे। और थर्ड हमने चीज़ क्या देखनी है? स्पेस बनानी है बोन मैरो में ताकि हम न्यू मैरो जो है वो ट्रांसप्लांट कर सके। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ ट्रांसप्लांट, जो लास्ट स्टेप है हमारा। अब हमने पेशेंट को इम्यूनोसुप्रेसेंट दे दिए। सो आफ्टर गिविंग इम्यूनोसुप्रेसेंट्स जितने भी मैलिग्नेंट सेल्स या कैंसरस सेल्स होंगे वी विल रिमूव दैट सेल्स and create the space to plant new marrows. So in this transplantation phase we will transplant new marrows। जो न्यू बोन मैरो होगा उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे पेशेंट में थ्रू आईवी इन्फ्यूशन या आईवी पुश कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली बोन मैरो में कर सकते हैं। इफ़ वी चूज़ दिस वे आईवी इन्फ्यूशन और आईवी पुश ये सेम होगा लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस करते हैं उसी तरह से ये भी हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ब्लड में डायरेक्टली बोन मैरो डालेंगे। ब्लड से जो है वो बोन मैरो जो उसकी साइट है जहाँ पे उसने जाना चाहिए बोन के अंदर वहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ एनग्राफ्टमेंट। एनग्राफ्टमेंट में क्या होगा? जो स्टेम सेल्स हैं जो हमने ट्रांसफ्यूज़ करे हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर वो जो है ब्लड के थ्रू मूव करेंगे बोन फॉर्मिंग साइट पे, जहाँ पे बोन मैरो बनता है उस साइट पे। और बोन मैरो कहाँ पे बनता है? रेसिपिएंट की बोन में बनेगा। सो स्टेम सेल जो है ब्लड से ट्रांसफ्यूज होता हुआ बोन में जाएगा और बोन में जाके जो उसकी ब्लड फॉर्मिंग साइट है एक्चुअल साइट जहाँ पे जाना चाहिए था वहाँ पे जाएगा। देन बोन मैरो में पहुँच के वो क्या करेगा? अपना जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो, जैसे कि उसने WBC बनाना है, RBC बनाना है और प्लेटलेट्स बनाना है, वो बनाने शुरू कर देगा। और इस प्रोसेस में 2 to 5 वीक्स लग जाते हैं। आफ्टर 2 to 5 वीक्स WBC, RBCs एंड प्लेटलेट्स विल बिगिन टू राइज, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। सो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एनग्राफ्टमेंट, जिसमें स्टेम सेल्स जो हैं वो ब्लड से मूव करेंगे, रेसिपिएंट बोन में जाएंगे और वहाँ पे जाके WBC, RBC और प्लेटलेट्स को दोबारा से बनाना शुरू कर देंगे। वहाँ पे एक स्टेम सेल जो है वो डिवाइड हो के मल्टीपल स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे क्या होगा? WBCs बनेंगे, RBCs बनेंगे एंड प्लेटलेट्स बनेंगे। So all the process is called engraftment. So this was the last step of this procedure, bone marrow transplantation. Now next is the complication. क्या complications आ सकती हैं bone marrow को transplant करने की? First and main complication is failure to engraftment. इसका क्या मतलब हुआ? जो हमने अभी स्टेप पढ़ा है इसमें क्या होगा? हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है, जो बोन मैरो है वो बोन मैरो साइट पे जाके WBC, RBC और प्लेटलेट्स को बढ़ाना शुरू करना चाहिए था, पर वो WBC, RBC और प्लेटलेट्स को बढ़ा ही नहीं रहा है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। या फिर एक बोन मैरो जो है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए था पर वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। सो इसको हम कहेंगे फेलियर टू एंगॉशमेंट। जब बोन मैरो अपनी साइट पे जाके जो काम उसे करना चाहिए था वो नहीं कर रहा, या तो बोन मैरो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा या WBC, RBCs एंड प्लेटलेट्स डज नॉट बिगिन टू राइज ही नहीं हो पा रहे हैं। सो ये एक एमरजेंसी कंडीशन होगी जिसमें पेशेंट विल डाई अनलेस अनदर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल ना हो, बिकॉज द पेशेंट हैज़ लैक ऑफ बोन मैरो। अगर उसमें पहले से ही बोन मैरो की कमी थी और हमारा जो एनग्राफ्टमेंट का प्रोसेस है वो भी फेलियर हो गया तो पेशेंट कैन डाई। सो अनदर ट्रांसप्लांटेशन जो है एक एमरजेंसी कंडीशन में करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन विच इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट। सो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट में ग्राफ्ट कौन सा होगा? जिसने दिया है, होस्ट जो ले रहा है। इसमें क्या है? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट क्या है? जिसने पेशेंट ने हमने जिस पेशेंट को
सुप्रेस्ड किया है। इम्यूनो सुप्रेस्ड क्यों किया है? ताकि जो बोन मैरो हम उसके अंदर डाल रहे हैं वो उसकी खुद की इम्यूनिटी उसे रिजेक्ट ना करे। सो नोट रिकॉग्नाइज फॉरेन सेल्स। पेशेंट जो है वो रिकॉग्नाइज, उसके जो सेल्स हैं उसकी खुद की बॉडी के सेल्स, वो बाहरी बोन मैरो को फॉरेन सेल्स नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो इम्यूनोसुप्रेस्ड है। हमने पहले ही उसको इम्यूनोसुप्रेस्ड कर रखा था सो दैट उसके खुद के सेल उसे फॉरेन पार्टिकल मान के रिजेक्ट ना करे। तो इसमें रिजेक्शन के चांसेस नहीं हैं। बट इस केस में क्या हो रहा है, जो हेल्दी सेल जो हम एक डोनर से ले रहे हैं, हेल्दी सेल फ्रॉम डोनर से जो हमने हेल्दी सेल लिए थे वो क्या हो रहे हैं, खुद रिकॉग्नाइज कर रहे हैं पेशेंट के सेल्स को। क्योंकि पेशेंट तो इम्यूनोसुप्रेस था लेकिन डोनर जो है उसके सेल्स तो हेल्दी हैं। तो पेशेंट की बॉडी में जाके जो डोनर के सेल होंगे वो पेशेंट जो होस्ट है जिसके अंदर वो गए हैं उसको जो है वो फॉरेन सेल्स मान लेंगे और इम्यून ऑफेंस अगेंस्ट दैम, उसके अगेंस्ट इम्यून ऑफेंस कर देंगे। सो जो डोनर वाले सेल्स हैं वो इम्यून ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज वो उसको फॉरेन सेल्स मान रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हेपेटिक वेनो अकल्सिव डिसीज। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना हेपेटिक वेन्स जो हैं उसमें अकल्जन हो रही है, उसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है या ब्लॉकेज हो रही है। वी कैन से ब्लॉकेज आ रही है हेपेटिक वेन्स में, वेन्यूल्स में। हेपेटिक कहाँ हेपेटिक वेन्स कहाँ पे होंगी? लीवर में। सो हेपेटिक वेन्यूल्स में, लीवर के अंदर जो हेपेटिक वेन्यूल्स हैं वहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो नया बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है ब्लड में उसने जाके थ्रोम्बोसिस या फ्लेबाइटिस कर दिया। थ्रोम्बोसिस क्या है? ब्लड क्लॉट बना दिया, या फ्लेबाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स में ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग क्रिएट कर दी, उससे भी थ्रोम्बोसिस ब्लॉकेज होगी, ब्लड क्लॉट बनेंगे और ब्लॉकेज होगी। सो this is called hepatic veno-occlusion. Occlusion means blockage. Hepatic means liver and veno means vein. Liver vein में blockage होना due to thrombosis or phlebitis. But this is not very serious condition because we can treat this by fluid or supportive therapy simply. So this is not an emergency condition. But these are conditions which are very serious: failure to engraftment and graft versus host. This is all about bone marrow transplantation.